मध्यकालीन सभ्यता और संस्कृतियाँ। 16वीं सदी के जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं उसमें मुगलकालीन अर्थव्यवस्था को समझने में हमें सहायता प्राप्त हुई है। अबुल फजल, जो कि एक मध्यकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार रहा है, उसने अपने ग्रंथ आईन अकबरी पे बहुत सारी जानकारियाँ हमें सभ्यता, संस्कृति और उस युग के बारे में दी है। फिर राजस्थान की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मुहणोत नैन्सी की मारवाड़ी परगना में भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। हम मुगल काल के आर्थिक ढांचे की बात करें तो समाज विभिन्न भागों में आर्थिक दृष्टि से बटा हुआ था। सबसे श्रेष्ठ स्थिति बादशाह, फिर मनसबदार, राजाओं इनकी हुआ करती थी। बादशाहों के दरबार और हरम विलासिता के केंद्र थे और इस तरीके से राज्य के बड़े मनसबदार और राजपूत राजा थे, वे भी बहुत ही आरामदायक जीवन जीते थे। फिर राज्य के छोटे कर्मचारियों की स्थिति संतोषजनक थी। व्यापारी, उद्योगपति की भी कई श्रेणियां थीं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सूरत की विरजी बोहरा, जिसको कि एक बहुत ही धनवान व्यक्ति माना जाता था, जो संसार के सबसे धनवान व्यक्तियों के रूप में माना गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, इनकी स्थिति भी बहुत ही संतोषजनक थी। फिर कलाकार थे, कई कारीगर थे जिनको कि राजा का संरक्षण प्राप्त था, तो उनकी स्थिति भी अच्छी थी। साधारण जो जनता थी, जो कि कृषक थे, मजदूर थे, उनकी स्थिति भी ठीक थी। उनके पास जो वेतन का साधन था, उससे उनका जीवन यापन आराम से हो रहा था। किंतु अगर हम उच्च वर्ग और नीचे वाले आर्थिक दृष्टि से जो वर्ग हैं उनकी बात करें तो उसमें अंतर तो था ही। आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक अंतर तो काफ़ी था। जो निम्न वर्ग था, किसान वर्ग, उसके ऊपर कर का भार था और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आर्थिक ढांचा था वो सामंतवादी था और जिसमें उच्च और निम्न वर्ग आर्थिक दृष्टि से बटे हुए थे। कृषि की बात करें तो हम आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। किसान को भूमि की लकड़ी के हलों से जोतते थे, लोहे का कांटा होता था, हल्की मिट्टी होती जो मिट्टी के लिए भारी हल की आवश्यकता नहीं थी, जहाँ क्योंकि भारत की मिट्टी इतनी भारी नहीं है, यानी टाइट नहीं है। कपास जैसी फसल बोई जाती थी। कृत्रिम सिंचाई के साधन थे, लेकिन वर्षा पर वे ज़्यादा निर्भर रहते थे। कुछ क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ थे जहाँ नदियाँ बहा करती थी। अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री और फसल उगा करती थी। आईने अकबरी में इसका अच्छा वर्णन दिया हुआ है। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, गेहूँ, चना, जौ, दलहन, बाजरा, अनेक फसलों के नाम दिए हुए हैं और इनका प्रयोग भी किन किन चीज़ों के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में 2 फसलें उगाई जाती थी, कुछ क्षेत्रों में एक ही उगाई जाती थी। ये डिपेंड करता था वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर और वहाँ पानी की उपलब्धता पर। फिर रेशम का उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में होता था, बागवानी की जाती थी। इस तरीके से बहुत सारी खेती जो थी उसके विषय में हमें जानकारी मिल रही है। जो किसान थे यानी कृषक वर्ग जो था वो तीन भागों में विभाजित था। एक तो खुद काश्तकार जो किसान होता था, दूसरा पही काश्त किसान जो दूसरे गांव में जाकर खेती करता था और वहाँ अस्थायी रूप से निवास करता था, और तीसरा होता था मुखरारी रैया किसान जो अपनी भूमि से होने वाली आय को अपने परिवार के लिए पर्याप्त नहीं मानता था और इसलिए अधिक भूमि वाले के यहाँ पे किराएदार के रूप में कार्य करता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कृषि तकनीक जो थी वो बहुत ज़्यादा नई आई थी, लेकिन फिर भी भारत कृषक प्रधान होने से ये आय का मुख्य साधन बना। उद्योगों की हम बात करें तो बहुत से उद्योग भारत में हो रहे थे। विदेशी व्यापारियों के साथ संपर्क, यूरोपियों के साथ जो संपर्क था उसने भी उन्नति लेकर आई।
गुड़ का, चीनी का उद्योग था। मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रमुख उद्योग था। लकड़ी की वस्तुओं का उद्योग था कर्नाटक और कश्मीर में। समुद्री जहाज़ का निर्माण भी किया जाता था। लोहे का उद्योग भी अच्छा था। तलवार, कटार, भाला इत्यादि परंपरागत हथियार बनाए जाते थे। तोपें बनाई जाती थी। तांबे का प्रयोग होता था दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। बंगाल में कांसे का उद्योग था। बनारस और उसके निकट पीतल का उद्योग था। सोना, चांदी, हाथी के दांत, अनेक प्रकार के जेवर और मूर्तियाँ बनाई जाती थी। राजस्थान में तांबे की खानें हुआ करती थी। हीरे की भी कुछ खानें हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। शराब का उद्योग भी बहुत फैला हुआ था। फारस से शराब मंगवाई जाती थी। जूते, चप्पल इत्यादि ये सारे उद्योग थे। कपड़ा उद्योग बहुत महत्वपूर्ण था। सूती कपड़े का निर्माण भारत में होता था और रज़ाई, तकिए यानी सूती कपड़ा जो था वो भारी मात्रा में उत्पन्न होता था। रेशम उत्पादन में भी बंगाल एक बहुत ही प्रमुख क्षेत्र था। गुजरात में भी रेशम मिलता था जो पटोला के नाम से जाना जाता है। टसर और मूंगा ये अलग अलग जो रेशम की क्वालिटीज़ हैं वो मिला करती थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय कारखाने जो थे वो भारत के रेशम और सूती वस्त्रों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत को बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में भी भारत बहुत ही उन्नत था। वाणिज्य और व्यापार की बात करें तो भारतीय व्यापारिक वर्ग जो था वो पूरे देश में फैला हुआ था। ये लोग काफ़ी संगठित थे और पेशेवर थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनका नाम था। गुजरात, राजस्थान, मध्य एशिया में ये जाके राजस्थान और गुजरात के जो व्यापारी थे ये व्यापार किया करते थे। बंजारे वर्ग भी एक व्यापारिक वर्ग था जो लंबी यात्राएं किया करता था और वस्त्र उद्योग जो था वो वाणिज्य और व्यापार का एक मुख्य केंद्र माना गया। बंगाल से खाद्यान्न, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा यानी बंगाल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था जहाँ गरम मसाला, काली मिर्ची और बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता था। नील का उत्पादन होता था। कश्मीर में ऊनी वस्त्रों का, गलीचों का उत्पादन होता था। इस तरीके से हम देखते हैं कि पुर्तगाली और डच व्यापारी जो आए वो धीरे धीरे सक्रिय होते चले गए और उन्होंने भारत में इन सभी चीज़ों का, रेशम से लेके, सूती वस्त्र से लेके, गलीचों से लेके सभी चीज़ों का व्यापार भारत के साथ किया। फिर हम देखते हैं कि शहरी केंद्रों का विस्तार होने लगा। केंद्र को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। पहले आगरा, दिल्ली, लाहौर जो प्रशासनिक शहर थे। फिर उसके बाद वाणिज्यिक क्षेत्रों के अंदर पटना और अहमदाबाद, बनारस और मथुरा जो कि तीर्थ की श्रेणी में आते थे। यानी वाणिज्यिक क्षेत्र तो पटना और अहमदाबाद थे और तीर्थ वाले क्षेत्र थे बनारस और मथुरा। चौथी श्रेणी में वो केंद्र थे जहाँ निर्माण प्रक्रिया की विशेषता होती थी, जैसे बयानाम नील के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अवध में के खैराबाद और दरियाबाद में वस्त्र बनते थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि शहरीकरण धीरे धीरे होने लगा और ये अपनी अपनी जो क्वालिटीज़ थी उनको लेकर ये शहर विकसित होने लगे। फिर मुद्रा की हम बात करें तो मुद्रा 3 धातुओं से बनती थी जो शुद्ध होती थी। शेरशाह ने खोट रहित सिक्कों का प्रचलन किया। अकबर ने मुद्रा प्रणाली पूरी तरह से परिपक्व करी। उसके शासनकाल में आम सिक्का, रुपये का वज़न जो था वो ग्रेन ट्राइन के नाम से जाना गया। मिश्रित धातु के सिक्के बनाए गए थे और शाही टकसालें थी जहाँ पे सिक्कों का ढाला जाता था। हम देखते हैं कि 42 टकसालें तांबे के सिक्कों के लिए थी, 14 टकसालें रुपया और 4 टकसालें सोने की मोहरों को जारी करने के लिए मुगल काल में थी। सामाजिक अवस्था की बात करें तो हम बहुसंख्यक हिंदू वर्ग था।
हिंदू परंपरागत जातियों में बटे हुए थे। 4 वर्ग थे जो हम सभी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। जाति बंधन कठोर होता जा रहा था। जो कठोरता जो थी उसके परिणाम स्वरूप बौद्ध, जैन, सिख, पारसी बहुत सारे वर्ग जो थे वो पॉपुलर होते चले गए। मुस्लिम समाज भी 2 भागों में बटा हुआ था, एक भारतीय मुसलमान और एक विदेशी मुसलमान, जिनमें अरबी, फारसी, तुर्की, मंगोल, उज़्बेक, हर्सबी, हबशी, अर्मीनियन आदि मुसलमान थे। समाज में श्रेष्ठतम सम्मान और पद जो था वो विदेशी मुसलमानों को प्राप्त होता था। भारतीय मुसलमान जो कन्वर्टेड मुसलमान थे, जिन्होंने मुसलमान धर्म जो था वो अपना लिया था। रहन सहन के स्तर की बात हम करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शासक वर्ग बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। आम वर्ग और कारीगर जो थे वो ऐसा नहीं कह सकते हम कि घोर दरिद्रता थी, लेकिन हाँ अंतर था। एक क्लास डिफरेंस निश्चित तौर पर इस काल में हमें नज़र आया है। उच्चतम और मध्यतम श्रेणी के हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंगरखा एवं चूड़ीदार पाजामा पहनते थे, पगड़ी का प्रयोग करते थे। हालांकि इनके बांधने के तरीके अलग होते थे, जिससे पता चल जाता था कि कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं। और जो धनी लोग थे वो सोने का कसीदा करवाते थे, हीरा मोती आदि का प्रयोग भी वो करवाते थे अपने वस्त्रों पर। बाकी आम वर्ग जो थे वो चूड़ी, कड़े, बाजूबंद, पायजेब इस तरीके से इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। फिर खान पान की हम बात करें तो भोजन में कोई विशेष अंतर नहीं था। जो यहाँ उपलब्ध थी और जो जिस चीज़ की उत्पादन होता था वो बनाते थे। कई प्रकार के व्यंजनों के हमें नाम मिले हैं। चावल, दाल, ये यहाँ का प्रमुख अनाज हुआ करता था। बहुत से ब्राह्मण मांस का प्रयोग नहीं करते थे। शराब, अफीम, तंबाकू ये सारे मादक पदार्थ उस समय प्रचलन में थे। स्त्रियों की स्थिति दयनीय मानी गई है। चूँकि शाही स्त्रियों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी, किंतु फिर भी उनकी स्थिति गिरी हुई मानी गई है। बहुत सी स्त्रियों के साथ शासकों का विवाह करना, कई सारी विलासिता, स्त्री को एक्चुअली विलासिता का प्रमुख साधन माना गया। अकबर के हरम में ही ऐसा कहा जाता है कि 5,000 स्त्रियां थीं, और ऐसे में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आना लाजमी था। धीरे धीरे हम देखते हैं बहुसंख्यक विवाह प्रचलित तो हो ही गए थे, साथ ही धीरे धीरे स्त्रियों की शिक्षा जो थी उसके ऊपर अंकुश लगा, उनकी स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश लगा, और फिर कुरीतियों ने प्रवेश किया, असुरक्षा की भावना बनी। जो महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्त्रियां थीं उन्होंने तो अपना स्थान बनाया, लेकिन आम स्त्रियां जो थीं उनकी दशा धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। मनोरंजन के साधनों की बात करें तो हम कई प्रकार के खेल खेले जाते थे। शतरंज, चौपड़, बल्ले, कुश्ती, जादूगरी इत्यादि कई तरह के खेल इस युग में खेले जाते थे। दोनों ही वर्ग अपने अपने तीज और त्यौहार मनाते थे। दिवाली, दशहरा, होली, फिर मुसलमानों का ईद उल जुहा, नौरोज़, शब बारात आदि मुख्य त्यौहार बनाए जाते थे। मुग़ल बादशाह ने अलग कोई शिक्षा का विभाग नहीं स्थापित किया था, और अपर वर्ग जो था वो तो शिक्षित था ही, उन्हें विद्वानों को संरक्षण भी दिया, साहित्यिक प्रगति भी हुई, लेकिन आम जनता के लिए शिक्षा का कोई बहुत ज़्यादा कार्य मुग़ल शासकों द्वारा नहीं किया गया। हम देखते हैं कि अकबर के काल में अकबर ने चूँकि सहिष्णु था तो उसने बहुत कुछ शिक्षा पद्धतियों को संरक्षण प्रदान किया, किंतु कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें कि सभी लोगों के लिए पढ़ना या पढ़ाई से जुड़े रहना, यानी शिक्षा से जुड़े रहना का कार्य इस प्रकार का नहीं किया गया। मुस्लिम शिक्षा जो थी वो मदरसों के माध्यम से फ़ारसी भाषा में दी जाती थी, जो कि उनके मदरसे बड़े बड़े विभिन्न शहरों में बने हुए थे, और हिंदू शिक्षा के लिए भी पाठशालाएं, विद्यापीठ थी। संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए बनारस, मथुरा, इलाहाबाद ये क्षेत्र थे जो कि यहाँ के मुख्य केंद्र रहे।
फिर हम देखते हैं मुग़ल काल के अंदर फ़ारसी भाषा को ही राजभाषा बनाया गया था और इस भाषा का प्रयोग सभी जो राजकीय कार्य होते थे उसमें भी किया जाता रहा। तो हम कह सकते हैं कि इस युग में साहित्य संरचना के अंदर फ़ारसी जो थी वो उसने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। इन सारी व्यवस्थाओं के बाद को देखते हुए ये हमारे को मानना पड़ेगा कि मध्यकाल जो था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है भारतीय इतिहास में, जिसने आने वाले समय में आने वाला जो युग था उसमें काफ़ी परिवर्तन किए।